Good morning, students. So, in continuation to our previous lecture, today we will discuss about the mollifilism and allotropy. So, in the previous lectures, in the chapter crystallography, we had talked about atomic structure of metals, atomic bonding in solids, crystal structures, and crystallitic of body center cubic, phase center cubic, right? So, today we will talk about the polymorphism and allotropy, right? Polymorphism and allotropy. Okay, so while we talk about the polymorphism and allotropy, so the change in temperature or pressure, if not accompanied by a melting or vaporization, may be cause a solid to change in its internal arrangement of atoms. Like we have any solid, हमारे पास कोई भी solid है, right? तो इसके अंदर क्या है इंटरनल अरेंजमेंट्स ऑफ एटम्स इसके अंदर जो एटम्स हैं उसका जो इंटरनल अरेंजमेंट है एटम्स का ओके सो चेंज इन प्रेशर और टेम्परेचर दो पैरामीटर यहाँ पे हमारे पास टेम्परेचर सेकंड वन इज द प्रेशर राइट a change in temperature or pressure if not accompanied by a melting or vaporization that can make cause in the change of internal energy of the atom so the ability of material to have more than one structure तो जब वो चेंज करेगा सॉलिड इंटरनल स्ट्रक्चर के कारण उसका तो अबिलिटी ऑफ मटेरियल टू हैव मोर देन वन स्ट्रक्चर is called polymorphism, right? That is known as the polymorphism. So how will define polymorphism? The ability of material to have more than one structure is called as a polymorphism. Okay. So now if the change in structure is reversible, अभी क्या हुआ देखो मटेरियल क्या हुआ ठीक है उसका स्ट्रक्चर चेंज हो गया मोर देन वन स्ट्रक्चर नाउ इफ जो ये चेंज हो रहा है दैट इज रिवर्सिबल इफ दैट चेंज इज रिवर्सिबल व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिवर्सिबल हियर रिवर्सिबल मीनिंग क्या होता है हाँ जी कौन बताएगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिवर्सिबल रिवर्सिबल मीन्स मान लो हमारे पास कोई मटेरियल है राइट लाइक मटेरियल कौन सी स्टेट में हमारे पास सॉलिड स्टेट में वो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चेंज हो रहा है फॉर एग्जाम्पल दैट इज वो लिक्विड स्टेट में जा रहा है राइट ये क्या होगा सॉलिड टू लिक्विड दैट इज वन स्टेट फर्स्ट क्या होगा सॉलिड टू liquid if that material has the ability to become again solid that is known as a reversible अगर ऐसी मटेरियल की प्रॉपर्टी है हमारे पास इफ अगर उसका स्ट्रक्चर दोबारा रिवर्सिबल हो जाए देन दैट पॉलीमॉर्फिक इज चेंज नोन एज द एलोट्रोपी उसको क्या कहते हैं हम एलोट्रोपी इफ द चेंज इन स्ट्रक्चर इज रिवर्सिबल ठीक है देन दैट इज नोन एज द एलोट्रोपी फॉर एग्जाम्पल अगर एग्जाम्पल की बात करें यहाँ पे एग्जाम्पल नहीं हम फॉर एग्जाम्पल कंसीडर आयरन विच एग्जिस्ट एट रूम टेम्परेचर एच बी सी सी अगर हमारे पास आयरन है रूम टेम्परेचर पे ठीक है तो कैसा है वो बी सी सी स्ट्रक्चर है बॉडी सेंटर क्यूबिक अल्फा आयरन फेस की बात करें हम यहाँ पे
ओके, सो व्हेन वी हीट अप इट, जब हम इसको हीट करेंगे, वन वी हीट अबव कितना टेम्परेचर, 110 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो इसका क्या होगा, तब इसका फेस चेंज होगा, जो इसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर है दैट विल चेंज टू द एफसीसी, राइट। दैट मीन कौन किस में आ जाएगा, गामा आयरन में। ओके, सो ऑन फर्दर हीटिंग, अगर इसको फर्दर हम हीट करेंगे अबव 400 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, तो इट विल अगेन रिवर्ट टू द बीसीसी, बट कौन किस में होगा, वो डेल्टा आयरन फेस के अंदर। एंड उससे ज़्यादा टेम्परेचर ले जाएंगे उसको, लाइक 1539 डिग्री सेल्सियस तक ले जाएंगे, एंड इट विल मेल्ट, इट मेल्ट्स, राइट। सो दी चेंजेस आर रिवाइज्ड ऑन कूलिंग, रिवर्स्ड, जब ये तो हो गया जब हम हीटिंग कर रहे थे, जब हम हीटिंग कर रहे थे उस टाइम पे, ठीक है। जब कूलिंग करेंगे, जब बैक कूल करेंगे इसको, मेल्टिंग पॉइंट तक पहुंचेंगे हम उसकी, बट जो वापस कूल करेंगे, ठीक है, तो दैट चेंजेस आर नोन एज द, कौन से हैं, वापस इसी स्टेट पे आ जाएगा, वो रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा ना, दैट चेंजेस आर नोन एज द एलोट्रॉपिक चेंज, ठीक है। बैक कूल डाउन करेंगे उसको, दैट चेंज इज नोन एज द एलोट्रॉपिक चेंज। इज इट क्लियर और नॉट? May I Yes, sir. repeat again, or it is clear? Everyone? Yes, sir. Arshdeep? Yes, sir. Okay, it's clear now? Okay. हाँ, नेट बंद हो गया? तो इन सिमिलर टू इट, जैसे मैंने एग्जांपल यहाँ पे आयरन की एग्जांपल ली, ठीक है। तो इसके इन एडिशन टू आयरन, ठीक है, टाइटेनियम, जर्कोनियम, लिथियम, दे आर आल्सो एग्जिबिट द पॉलीमॉर्फिक एंड आइलोट्रॉपिक चेंजेस। तो ये भी इसी सेम कैटेगरी में आते हैं, दे आल्सो एग्जिबिट पॉलीमॉर्फिक और एलोट्रॉपिक चेंजेस, राइट। अगर आपको पूछा जाए आयरन के अलावा और कौन कौन से हैं, युग में से टाइटेनियम, जर्कोनियम एंड लिथियम। So, in addition to the changes that were referred above, order, disorder, deformation, rotations of unsymmetrical groups of atoms are also considered polymorphic changes. Okay, so in all cases, total displacement of atom or group of atoms is very small, although the inference is often made that these transformations are violent rearrangements. Okay. So now we will talk about the, अभी ये क्लियर है, बट इज द मीनिंग ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म एंड allotropic, इसमें कोई डाउट तो नहीं आपको? इट्स ओके। Yes, sir. Okay. ओके, so now we will talk about the strength of crystals. So by considering the forces acting on the atom, the limiting mechanical strength values of an individual metal crystal can be estimated. I'm repeating again. By considering the forces acting on the atoms, the limiting mechanical strength value of individual crystal may be estimated or calculated.
So for example, consider tensile strength. Consider आप सबको पता है, बट द मीनिंग ऑफ टेंसाइल स्ट्रेंथ? Consider tensile strength acting on a crystal. So the magnitude of force required to rupture a crystal will depend upon. अभी देखो, we are considering that एक टेंसाइल स्ट्रेंथ दैट इज एक्टिंग ऑन अ क्रिस्टल, किसी क्रिस्टल पे एक्ट कर रही है. सो जो उसका मैग्नीट्यूड है, जो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, किस चीज का? फोर्स का मैग्नीट्यूड, इसके लिए टू रप्चर अ क्रिस्टल, किस पे डिपेंड करेगी ये? इस पे डिपेंड करेगी ये. दैट विल डिपेंड ऑन नंबर 1 द डेंसिटी ऑफ एटॉमिक पैकिंग फैक्टर. पैकिंग किसके अंदर होगी? क्रिस्टल के अंदर होगी. ओके. और दूसरा किस पे डिपेंड करेगी? इट विल डिपेंड अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंडिविजुअल बॉन्ड. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इंडिविजुअल बॉन्ड? जो हमारा क्रिस्टल के अंदर बॉन्ड बना हुआ, इंडिविजुअल बॉन्ड. ओके. जो दो चीजों पे डिपेंड करेगी. इट विल डिपेंड अपॉन बोथ द फैक्टर्स. ओके. सो now we'll talk about the bonding in solids. When we talk about the bonding in solids, are composed of a very large number of atoms. अगर solids की बात करें, that is a composed of a bonded together in some manners. They are bonded together in some manner. ऐसे होता है ना, उनके अंदर बॉन्डिंग होती है, राइट. द कोहेशन बिटवीन द एटम्स डिपेंड अपॉन, जो ये इसकी बात करते हैं, ठीक है, ये एच है. द कोहेशन बिटवीन एटम्स डिपेंड अपॉन द कैरेक्टर ऑफ इंडिविजुअल एलिमेंट. ये किस पे डिपेंड करेगा? सो इन सॉलिड्स एटम्स ऑक्यूपाई रिलेटिवली फिक्स पोजीशन. जैसे मान लो ये एटम है, ठीक है, दैट हैव वन फिक्स पोजीशन. ऐसे नहीं है अभी यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है. दैट हैव सम फिक्स पोजीशन विद रिगार्ड टू वन अनदर. इसके रिगार्डिंग, इसके लिए, इसके रिलेटिव यहाँ पे फिक्स है, इसके रिलेटिव यहाँ पे फिक्स है. तो दैट मीन इट हैज सम फिक्स्ड पोजीशन. एटम्स आर हेल्ड इन सॉलिड स्टेट बाय रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग इंटर एटॉमिक फोर्सेस. तो कैसे इकट्ठे रहते हैं? ड्यू टू द इंटर एटॉमिक फोर्सेस. इंटर एटॉमिक फोर्सेस दैट मीन जो फोर्सेस इन एटम्स के बीच में वर्क करती है. ये जो सॉलिड हमारे पास, ठीक है, इनके बीच की जो फोर्स है, दैट इज द इंटर एटॉमिक फोर्सेस. Okay. So these interatomic forces can attract or repulse. जो interatomic force है इन दोनों के बीच में, ठीक है, that may attract, like in case of magnet, ठीक है. मैग्नेट केस में क्या होता है? अगर हमारे पास कोई मैग्नेट है, अगर दोनों सेम पोल होंगे तो क्या होगा? क्या होगा इन केस ऑफ सेम पोल? इट विल अट्रैक्ट और रिपल्स. ठीक है, रिपल करेगा वो, ठीक है. हाँ, इन केस ऑफ अपोजिट पोल्स क्या होगा? इट विल अट्रैक्ट. सिमिलरली इन केस ऑफ द सॉलिड्स, ठीक है, जो इसकी इंटर एटॉमिक फोर्सेज है दोनों एटम्स के अंदर की, दैट कैन बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव. एंड द इक्विलिब्रियम स्पेसिंग ऑफ एटम्स इन सॉलिड इज ऑब्टेन्ड व्हेन द अपोजिंग फोर्सेज आर बैलेंस्ड एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड प्रेशर. ठीक है, आई एम रिपीटिंग अगेन, ध्यान से सुनना. These interatomic forces in a solid is obtained when opposing forces are balanced at a particular temperature and pressure. So solids offer a resistance to applied force. ऐसे मान लीजिए सॉलिड हमारे पास, ठीक है, एक सॉलिड हमारे पास, हमने यहाँ से भी फोर्स अप्लाई की, ठीक है, कोई हम यहाँ से फोर्स इसके अप्लाई करें, दैट सॉलिड विल एडजस्ट इट, ये इसको एडजस्ट करेगा. एडजस्ट करेगा नहीं करेगा? अगर नहीं एडजस्ट करेगा तो इसकी जो शेप है वो चेंज हो जाएगी, अगर एडजस्ट नहीं करेगा ये, ठीक है. दिस इज बिकॉज ऑफ द
ये रेजिस्ट क्यों करता है? जो सॉलिड है, व्हाई इट इज रेजिस्टिंग दैट फोर्स? दैट इज ड्यू टू द इंटर एटॉमिक फोर्सेस दैट होल्ड एटम्स टुगेदर। जो इसके बीच की इंटर एटॉमिक फोर्स है, जिन्होंने इसको एक दूसरे के साथ बांध के रखा हुआ है, ठीक है, दैट फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल टू रेजिस्ट द एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। और ये कब तक रेजिस्ट करेगा? दैट विल डिपेंड अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस इंटरएटॉमिक फोर्स। जितनी इंटरएटॉमिक फोर्स ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा रेजिस्ट करेगा, जितनी कम होगी उतना ये कम रेजिस्ट कर पाएगा। जब इसकी रेजिस्टेंस पावर ओवर हो जाएगी तो क्या होगा? जो एक्सटर्नल फोर्स है दैट विल चेंज शेप, तो उसकी जो शेप है वो चेंज हो जाएगी, ठीक है। सो व्हेन द अप्लाइड फोर्स एक्सीड द इंटरएटॉमिक फोर्स, ठीक है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ इंटरएटॉमिक फोर्स? द फोर्स दैट होल्डिंग एटम्स टुगेदर, ठीक है, इसका मीनिंग क्या है? द फोर्स, ठीक है, दैट होल्डिंग एटम्स टुगेदर, होल्डिंग एटम्स टुगेदर, ठीक है। देन दैट सॉलिड टेंड्स टू गेट डिफॉर्म्ड। जो हमने आपको बताया, जब ये हमारी रेजिस्टेंस फोर्स कम हो जाएगी और जो हमारी दूसरी फोर्स से ज़्यादा हो जाएगी, देन इट विल बी गेट डिफॉर्म्ड, ठीक है, ये डिफॉर्म हो जाएगा। द फिजिकल, केमिकल एंड इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट सॉलिड्स डिपेंड अपॉन द character, strength and directionality of the interatomic binding forces. The physical, chemical and electrical properties, ये सभी प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, ऑफ डिफरेंट सॉलिड्स। मतलब हमने अभी जहाँ पे एक सॉलिड की बात की, ऐसे बहुत से सॉलिड्स हमारे पास, दैट विल डिपेंड अपॉन द कैरेक्टर, स्ट्रेंथ एंड डायरेक्शनबिलिटी ऑफ द इंटर एटॉमिक बाइंडिंग फोर्सेस। किस पे डिपेंड करेगा ये? इंटर एटॉमिक बाइंडिंग फोर्सेस। क्लियर? कोई डाउट इसके अंदर, इस टॉपिक के अंदर? हाँ जी बेटा, कोई चीज़ समझ ना आई उसमें? क्लियर सर। क्लियर? यस सर। एक बार देख लो। बॉन्डिंग का थोड़ा सा ये प्रॉब्लम हो रहा है समझने में। क्या बेटा, बॉन्डिंग में क्या दिक्कत है? क्या समझ नहीं आया बॉन्डिंग में बेटा? हाँ जी बोलिए, कौन बोल रहा था? बॉन्डिंग का मीनिंग क्या होता है? दैट मीन दो एटम्स हैं हमारे पास, दो अलग अलग एटम्स हैं, ठीक है, ड्यू टू सम मैकेनिज्म, ड्यू टू सम रीजन, जैसे वो एक दूसरे के साथ क्या हुए हैं, बाइंड अप हुए हैं, ठीक है, बांधे हुए हैं, दैट इज नोन द बॉन्डिंग। आगे बॉन्डिंग टाइप्स के हम उनके बारे में बात करेंगे, लाइक कोवलेंट बॉन्डिंग, आयनिक बॉन्डिंग, मेटालिक बॉन्डिंग, ठीक है, हम उनको आगे मैं डिटेल में सर पढ़ेंगे। मैं बोल रहा था बॉन्डिंग के बारे में, सर ली बोल रहा था नेटवर्क के कारण। ओके ओके, कोई बात नहीं, अभी हम आगे बॉन्डिंग के बारे में बात करेंगे, ठीक है। ओके सर। ओके, तो अभी यहाँ पे एक नई टर्म आई थी, यहाँ पे अभी मैं लिख रहा था, पहले हम लिख रहे थे यहाँ पे इंटरएटॉमिक फोर्सेस, तो अभी एक यहाँ पे और टर्म आई थी, दैट इज द बाइंडिंग फोर्सेस, राइट। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बाइंडिंग? वी विल टॉक अबाउट द बाइंडिंग एनर्जी। So the binding energy or a bond energy, binding or bond both are the same term, ठीक है। The binding energy or bond energy may be defined as the energy required to return the atom to an infinite separation. The energy required to return the atom to an infinite separation. हम इसको आगे और बढ़ते जाएंगे, आपको क्लियर होता जाएगा टॉपिक कंप्लीटली, ठीक है। और वी कैन से दैट इट इज द एनर्जी टू ब्रेक अ बॉन्ड और सेपरेट द बॉन्डेड एटम, ओके। और हाउ वी कैन डिफाइन इट? इट इज द एनर्जी
to break a bond or to separate the bonded atom. अभी हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं NaCl की, सोडियम क्लोराइड की। तो इसमें क्या होता है, दोनों पार्टिसिपेट करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, एक गेन करता है, ठीक है। देयर ये बॉन्ड बिटवीन बोथ द एलिमेंट्स, सोडियम क्लोराइड, सोडियम एंड क्लोरीन के अंदर बॉन्ड होता है। अगर हम इसको सेपरेट करना चाहते हैं, दैट इज वन बॉन्डेड एटम, ये हमारे पास एक बॉन्डेड एटम हमारे पास, राइट। अगर हमें इसको बॉन्ड को ब्रेक करना है, इफ वी वांट टू ब्रेक दिस बॉन्ड, हाउ विल डू इट, कैसे करेंगे इसको? फॉर दैट वी रिक्वायर्ड सम एनर्जी, इसके लिए एनर्जी चाहिए, राइट। So that is known as the energy to break a bond or a separate a bond is known as the binding energy. उसको क्या बोलते हैं? बाइंडिंग एनर्जी बोलते हैं। ओके ओके, तो एग्जांपल लेते हैं अभी। तो लाइक अ मटेरियल, हमारे पास कोई मटेरियल है लाइक अ आयरन मटेरियल की, यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं। वी हैव एनी मटेरियल एंड उसकी टाइप, उसके अंदर टाइप ऑफ बॉन्ड कैसा है और कितनी उसकी बॉन्ड एनर्जी है, ओके। तो हमारे पास आयरन है, पहले आयरन की बात करते हैं। किस टाइप का बॉन्ड होता है आयरन के अंदर? मेटालिक, ओके। तो उसकी बॉन्ड एनर्जी कितनी होती है? दैट इज इन किलो जॉल पर मोल, इसकी जो यूनिट्स हैं दैट इज 401.30। एंड इन केस ऑफ सोडियम क्लोराइड जो हमने अभी बात की थी, किस तरह का बॉन्ड है? ये आयनिक बॉन्ड है, जिसमें आयन्स हमारे, अभी हमने बात की थी सोडियम क्लोराइड की, इस तरह का बॉन्ड है ये आयनिक बॉन्ड। तो इसकी बॉन्ड एनर्जी कितनी होती है? 639.50। सोडियम डाइऑक्साइड, सॉरी सिलिकॉन डाइऑक्साइड, इस तरह का बॉन्ड है ये कोवलेंट बॉन्ड, ओके। इसकी एनर्जी कितनी होती है? 692.90। नाइट्रोजन, इस तरह का बॉन्ड है ये इंटरमोलिकुलर इंटरमोलिकुलर बॉन्ड है ये, इसको हम कैसे बोलते हैं? बैंड वैंडर बॉल्स, राइट। तो इसकी कितनी एनर्जी होती है? दैट इज 7.8। तो अभी ये व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आयनिक मेटालिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, बैंड वैंडर बॉल बॉन्ड, ये आप सबने पहले 6 में पढ़ा हुआ है, केमिस्ट्री के अंदर पढ़ा हुआ है, +1 +2 के अंदर, राइट। फिर हम थोड़ा सा इसको रिकैप करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, ताकि आपको याद आ जाए आपने क्या पढ़ा था पहले, ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स, ओके। तो एटॉमिक बॉन्ड्स आर, वी हैव बेसिकली 2 टाइप्स, जो हमारे एटॉमिक बॉन्ड्स हैं that have 2 types. Another one is the secondary. कैटेगरीज हैं, कौन कौन सी हैं? आयनिक बॉन्ड, and third one is a metallic bond. In case of secondary, we have a van der Waals bond. या हम इसको क्या बोल देते हैं? मॉलिक्यूलर बॉन्ड, राइट। So first of all we will discuss about the primary.
So what is the meaning of primary? So primary bond is a stronger and more stable than the secondary bonds. जो आपके प्राइमरी बॉन्ड्स होंगे, ठीक है, अगर हम प्राइमरी बॉन्ड की बात करें, दैट इज अ स्ट्रॉन्गर एंड मोर स्टेबल इससे एज कंपेयर टू द secondary bonds. Okay, so first of all we will talk about the ionic bond. प्राइमरी के अंदर पहली कौन सी टाइप है हमारे पास, दैट इज अ आयनिक बॉन्ड. कोई बताएगा आयनिक बॉन्ड के बारे में? So जो आयनिक बॉन्ड है दैट इज द सिंपलेस्ट एग्जांपल ऑफ इंटर एटॉमिक बॉन्डिंग. दैट इज द सिंपलेस्ट एग्जांपल ऑफ द इंटर एटॉमिक बॉन्डिंग. लाइक कौन सी एग्जांपल लेंगे इसके अंदर आयनिक बॉन्डिंग के अंदर जो हमने अभी पीछे की है, सोडियम क्लोराइड. ओके, so we will take an example of sodium chloride. तो कैसे करेंगे इसको? वी हैव सोडियम जिसके पास कितना, एक इलेक्ट्रॉन है इसके ऊपर, प्लस इसके बाद कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे आउटर शेल में? हाँ जी, कितने शेल होंगे? तो 7. यहाँ पे एक है, यहाँ पे 7 है. जब इसकी आयनिक बॉन्डिंग होगी तो क्या बनेगा हमारे पास? सोडियम क्लोराइड बनेगा. कैसे शेयर करेंगे जी? सोडियम में अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, राइट. तो यहाँ से हम देख सकते हैं सोडियम एटम हैज़ 1 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर शेल. यहाँ पे इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है इसके आउटर शेल के अंदर, राइट. एंड इट इज रिलीज्ड, ये रिलीज कर रहा है बिकॉज इट फाइंड्स द लोअर एनर्जी लेवल. ठीक है, क्यों रिलीज कर रहा है? क्योंकि अपने आप को स्टेबल करना चाहता है. स्टेबल करने के लिए क्या होगा, इसको आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 8. लेकिन इसको 7 नहीं मिल पाएंगे और एक को इजीली छोड़ सकता है. इन केस ऑफ इसमें क्या होगा, इसके पास आउटर शेल में कितने हैं? 7 हैं, और इसको स्टेबल होने के कितने चाहिए? एक ही चाहिए इसको. दैट्स वाई ये एक को इनटेक करेगा, वो एक को छोड़ देगा दूसरे वाला, राइट. मतलब सर दोनों एलिमेंट का जो आउटर शेल होगा वो स्टेबल हो जाएगा. डेफिनेटली स्टेबल हो जाएगा. क्या होती है, 2 8 8 होती है, ठीक है. यस सर. जब हम बात करते हैं तो जो स्टेबल हमारे एटम्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, उसके आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? फुली फिल्ड होता है. या तो हाफ फिल्ड होगा या फुली फिल्ड होगा स्टेबल होने के लिए, ठीक है ना. फुली फिल्ड होने के लिए स्टेबल होगा तो उसमें 8 चाहिए, लेकिन इस केस में हमारे पास कितने हैं? हमारे पास 7 हैं. तो दैट मीन इट इज नॉट अ स्टेबल वन. तो उसको स्टेबल होने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक लेना पड़ेगा. 7 छोड़ तो सकता नहीं है इन यस केस ऑफ सर. आयनिक बॉन्डिंग. तो उसको एक चाहिए, तो कहाँ से लेगा? सोडियम से लेगा. तो हम सोडियम के साथ इसकी आयनिक बॉन्डिंग बना रहे हैं, राइट. मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, जस्ट आपको ओवरव्यू दे रहा है इसके बारे में, ठीक है. अगर फिर भी कहाँ कहीं आपको दिक्कत आएगी तो बता देना, मैं इसको और डिटेल कर दूंगा, राइट. तो इसमें हुआ क्या, तो इट रिलीजेस, सोडियम क्या करेगा, सोडियम विल रिलीज बिकॉज इट फाइंड द लोअर एनर्जी लेवल इन क्लोरीन एटम टू ज्वाइन द 7 इलेक्ट्रॉन. ठीक है, इसके क्लोरीन के कितने हैं? यहाँ पे 7 है हमारे पास. एंड साथ में क्या बन जाएगा हमारे पास? सोडियम क्लोराइड, अ स्टेबल कंपाउंड फॉर्म. पहले ये अलग अलग थे, सिंगल सिंगल थे, एक एक एलिमेंट था. जब इकट्ठे हो जाएंगे ये क्या बन गया हमारे पास? दैट इज अ वन कंपाउंड. कंपाउंड बन गया ना. कंपाउंड का मीनिंग क्या होता है? जब एक से ज़्यादा एलिमेंट्स, एक से ज़्यादा एलिमेंट्स होते हैं इकट्ठे, दैट इज नोन एज द कंपाउंड. तो हमारे पास कंपाउंड की फॉर्म में यहाँ पे बन गया, ठीक है. तो दूसरा कोवलेंट बॉन्ड. कोवलेंट बॉन्ड इज आल्सो नोन एज द होमोपोलर बॉन्ड. हम इसको और क्या बोल देते हैं? इट इज आल्सो नोन एज द होमोपोलर बॉन्ड. द किसी को आइडिया इसके अंदर होता क्या है?
यहाँ पे क्या हुआ था, इसके अंदर इसने अपना इलेक्ट्रॉन लूज किया था, ठीक है, एक ने इलेक्ट्रॉन गेन किया था। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन लूज और गेन की यहाँ पे वो थी, कंसेप्ट था यहाँ पे। कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या होगा, दैट विल बी शेयर्ड, वो शेयर किया जाएगा, शेयर होगा, पेयर में शेयर होगा ना ठीक है। सर वो। हाँ हाँ, शेयर किया जाएगा यहाँ पे उसको। So the electron structure of atom is relatively stable if it has 8 electrons in outer valence shell, right? हमने यही बात की, अगर उसके बाहर वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, then it will be a stable one. So sometimes what happen, an atom may acquire these 8 electrons by sharing electrons with an adjacent similar atom. Like हम यहाँ पे बात करें, हमारे पास क्लोरीन थी वहाँ पे, अभी 2 क्लोरीन हमारे पास, हमने क्लोरीन क्लोरीन का कॉम्बिनेशन बनाना है। अब इस केस में क्या होगा, इट हैज़ अ 7 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर शेल, 2 3 4 5 6 7। Similarly, this chlorine also have a 7 electrons, 4 5 6 7। अब इस केस में क्या होगा, ना तो ये अपने साथ छोड़ेगी, ना ये साथ साथ छोड़ेगी अपने, ना इसको यहाँ से एक मिली मिला, ना इसको यहाँ से एक मिली मिला, ठीक है। अगर ये दोनों मिलकर क्या करें, अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर ले, अभी काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट, इसके भी 8 हुए, इसके काउंट करो, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके पास भी 8 हो गए, राइट, दोनों ने शेयर यस कर सर। लिया, ठीक है, दोनों दोनों ही फुलफिल हो रहे हैं, दोनों ही स्टेबल हो रहे हैं, ठीक है। तो दिस टाइप ऑफ बॉन्डिंग इज नोन एज द कोवेलेंट बॉन्डिंग, राइट। तो दस व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड, अब इसमें ट्रांसफर नहीं हो रहे, वी आर नॉट ट्रांसफरिंग, कोई भी ट्रांसफर नहीं हो रहा, क्या हो रही है, शेयरिंग हो रही है। सो इट गिव्स राइज टू अ कोवेलेंट बॉन्ड, जो इस तरह का बॉन्ड बनेगा, दैट बॉन्ड इज नोन एज द कोवेलेंट बॉन्ड, राइट। फॉर एग्जाम्पल कोवेलेंट बॉन्ड इज फाउंड इन क्लोरीन मॉलिक्यूल्स, तो ये मैंने आपको यहाँ पे एग्जाम्पल दिए हुए हमने। अभी एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पे, राइट। तो किसकी बनाते हैं हम, मिथेन, मिथेन के लिए हम क्या फॉर्मूला होता है मिथेन का, CH4, CH4 सर। ठीक है। व्हाट इज मेंट बाय C, कार्बन, एंड H मेंट फॉर हाइड्रोजन, राइट। तो इसका मीनिंग क्या है, वी हैव 1 कार्बन एंड 4 हाइड्रोजन, राइट, यही मीनिंग है इसका। एक कार्बन के साथ हमारे 4 हाइड्रोजन के एटम शेयर हो रहे हैं यहाँ पे, यही हो रहा है। तो द कार्बन एटम हैज अ 4 इलेक्ट्रॉन इन आउटर शेल, जो कार्बन है इसके आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, वी हैव अ 4 इलेक्ट्रॉन। सबको पता है इसके आउटर शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या एटॉमिक नंबर क्या होता है कार्बन का, एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन क्या होता है, एंड हाइड्रोजन का क्या होता है, बताएगा कोई। 6, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6 होता है। हाइड्रोजन कितना होता है, 1 होता है। तो बैलेंस शेल फिल करेंगे, ऐसे होगा 2 4, इसमें क्या होगा, पहले में 1 है, ये हाफ फिल्ड है, इसका पहला शेल कंप्लीटली फिल्ड है, दूसरे में कितने हमारे पास 4 है, ठीक है। तो दैट्स वाई इसके आउटर शेल में उन्होंने कितने शो कर दिए, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन शो कर दिए। हाइड्रोजन के पास ऑलरेडी 1 है, ठीक है। तो कार्बन हैज अ 4 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर शेल एंड दीज आर ज्वाइंड बाय 4 मोर इलेक्ट्रॉन। अगर इसके साथ 4 और इलेक्ट्रॉन, अब देखो ये हाफ फिल्ड है, अब ये 4 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा तो नहीं, 4 इसको मिलने वाली भी नहीं है, तो क्या करेगा, शेयरिंग ही करेगा, दैट मीन कोवेलेंट बॉन्ड ही बनाएगा ये, ओके। तो contributed singly by each of 4 hydrogen atoms, the number of covalent bonds formed by element is equal to the, कितने बनेंगे, that will equal to 8n। कैसे बनता, क्या फॉर्मूला इसका, 8n। यहाँ पे n का क्या मीनिंग है, n इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आउटसाइड द फुल शेल, जितने इलेक्ट्रॉन हमारे बाहर हैं फुल शेल पे, कितने बाहर हैं इन केस ऑफ कार्बन, ये फॉर्मूला हमारे पास 8 माइनस n का। अब इन केस ऑफ कार्बन कितने कोवेलेंट बॉन्ड बनेंगे, यहाँ से हम देख सकते हैं
टोटल नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड कितने बनेंगे यहाँ पे। कार्बन के केस में कितने बनेंगे, आउटर शेल में कितने हैं 1 2 3 4, एन की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे 4, दैट मीन्स आंसर इज अ 4। तो कितने कोवेलेंट बॉन्ड बनेंगे इन केस ऑफ दिस, 4 बनेंगे हमारे पास, राइट। दैट मीन्स वी रिक्वायर्ड अ 4 another element to make it. So covalent bond provides a strong attractive force between the atoms. For example, like diamond की बात करें, which is the hardest material found in nature and which entirely carbon has a covalent bond. हाइड्रोजन के साथ बनाएगा जी, कैसे बनाएगा, अब देखो इसको थोड़ा सा और हम इजी कर देते हैं। ये कार्बन है हमारा, राइट। तो इसका जो पहला शेल है इसके अंदर कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन है, 1 2। जो बाहर वाला शेल है इसके अंदर कितने हैं, 1 2 3 4, राइट। अब इसके साथ क्या हमारे पास हाइड्रोजन है, और इसके आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, एक हाइड्रोजन यहाँ पे हमारे पास। इसके आउटर शेल में कितने हैं, एक हाइड्रोजन यहाँ पे हमारे पास। इसके पास भी कितने हैं, एक। सिमिलरली एक और हाइड्रोजन हमारे पास, यहाँ पे भी कितना है, एक है। तो कैसे शेयर करेंगे ये दोनों, बन गया। कितने कॉमन बॉन्ड हो गए हमारे पास, 1 2 3 4। हमने क्या आंसर निकाला था यहाँ पे, 4। क्लियर, हाँ जी क्लियर बेटा। यस सर, यस सर, क्लियर सर। ओके, तो थर्ड बॉन्ड कौन सी टाइप का है हमारे पास, थर्ड कौन सा बॉन्ड है, मेटालिक बॉन्ड। मेटालिक बॉन्ड। तो क्या आइडिया लगा सकते हो आप यहाँ से मेटालिक बॉन्ड के बारे में, क्या हो सकता है वो, सो मेटालिक बॉन्ड अप्लाइज इन मोस्ट प्योर एटम एंड अलॉयज। ये कहाँ पे होता है बेसिकली, अगर हमारे पास इन केस ऑफ मोस्ट प्योर मेटल्स एंड अलॉयज, इस केस में हम इसको बेसिकली अप्लाई करते हैं। मेटालिक बॉन्ड में भी रिगार्डेड एज अ स्पेशल फॉर्म ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। जो कोवलेंट बॉन्डिंग हमने की है उसकी एक स्पेशल फॉर्म है, दिस स्पेशल फॉर्म ऑफ कोवलेंट बॉन्डिंग। So in covalent bonding, particular atom in the structure are linked together by particular pair of balanced electron shared between them. उसमें क्या करते हैं, सिंपली हमारे पास जो यहाँ पे बड़ा के साथ इसका पर्टिकुलर ऐसे बनता था, ठीक है। इन केस ऑफ मेटालिक बॉन्डिंग द बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट बाउंड टू एनी पर्टिकुलर पेयर ऑफ एटम्स बट मूव फ्रीली throughout the metal and form a negative electron cloud which is shared by the positive ions. I'm repeating again, इसमें क्या होता है, जो आपका बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है दैट आर नॉट बॉन्ड, जो आपका फ्री इलेक्ट्रॉन हमारे पास या बैलेंस इलेक्ट्रॉन है की बॉन्डिंग नहीं होती हमारे पास, ठीक है, दैट इज फ्री टू मूव, दैट इज फ्री टू मूव थ्रू आउट द मेटल। अगर ये हमारी मेटल है तो उसके अंदर ये फ्री है कहीं पे भी मूव करने के लिए, राइट। एंड अ फॉर्म अ नेगेटिव इलेक्ट्रॉन क्लाउड, तो क्या फॉर्म करता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव इलेक्ट्रॉन क्लाउड को ये जनरेट करता है वहाँ पे, ओके। तो विच इज शेयर्ड बाय द पॉजिटिव आयंस, किसके साथ शेयर करेगा वो, पॉजिटिव आयंस के साथ। ये इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव होता है हमारा, पॉजिटिव आयंस के साथ शेयर करेगा, जहाँ जहाँ पॉजिटिव आयंस होंगे वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो फ्रीली मूव कर रहे हैं उनके साथ ये शेयर करेगा, ओके। द पॉजिटिव मेटल आयंस टेंड टू रिपेल ईच अदर, वही सेम मैग्नेट वाला केस आ गया, पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल करेगा, राइट, इट विल रिपेल एंड टेक अ पॉजिटिव अकॉर्डिंग टू सम ज्योमेट्रिकल पैटर्न। तो जो पोजीशन ले लेगा अपनी ड्यू टू ज्योमेट्रिक, तो क्या होगा, दोनों साथ में तो आ नहीं सकते, दैट मीन जब रिपेल करेगा जहाँ पे डिफरेंस हो जाएगा, एक यहाँ पे पॉजिटिव दूसरे वाला इतने डिफरेंस पे होगा, देर ये सम ज्योमेट्रिक पोजीशन बन जाएगी अपना, थर्ड वाला यहाँ पे आएगा, फोर्थ वाला यहाँ पे आएगा, क्योंकि एक दूसरे को रिपेल करें वो पास पास नहीं आ सकते, इट इज नॉट पॉसिबल, राइट।
but at the same time they are held together by their mutual interaction of the electron cloud. अभी जो नेगेटिव वाला है जो फ्रीली घूम रहा है वो क्या करेगा, पता है इन दोनों के आपस में नहीं बनती, ये झगड़ा करते हैं, आके इसके सेंटर में खड़ा हो जाएगा, यहाँ पे भी ऐसे करेगा, यहाँ पे भी ऐसे करेगा, यहाँ पे भी ऐसे करेगा, ठीक है, एक अपना क्लाउड बना लेगा वो, ठीक है। The metallic bond is a characteristic of an elements having small number of valence electrons which are loosely held so that they can easily release to a common pool or cloud. Metallic bond is a non-specific and non-directional acting equally strong in all the directions. इसकी जो स्ट्रेंथ होती है इक्वल होती है सभी डायरेक्शन के अंदर, क्योंकि इस तरीके से बना हुआ है, ऐसे जहाँ जहाँ पे था वहीं वहीं जाके वो फिट हो जाएगा अपने आप, ठीक है। तो कैसे होगा मैं आपको दिखा देता हूँ। तो मैं एक यहाँ पे डायग्राम बनाने वाला हूँ। मान लो ये हमारे पास कोई मेटल है हमारे पास, ठीक है, ये सारा पॉजिटिव है, सारे पॉजिटिव आएंगे इसके अंदर, राइट, ये सारे क्या हैं हमारे पॉजिटिव आएंगे, राइट। दीज आर द पॉजिटिव मेटल आयंस, राइट। तो अभी जो नेगेटिव वाला है, जो मैंने अभी लाइन लगाई है सारी, ठीक है, ये क्या करेगा, इनके बीच में आके अपना क्लाउड बना लेगा, दैट इज नोन एज द नेगेटिव इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ओके। एंड लास्ट वन दैट इज सेकेंडरी का पार्ट है, द वैन वाल बॉन्ड, इसका मॉलिक्यूलर बॉन्ड भी बोल देते हैं, ठीक है, और इंटरमोलिकुलर बॉन्ड भी बोल देते हैं। तो इंटरमोलिकुलर और वैन डर वाल फोर्सेज आर वीक फोर्सेज दैट अकाउंट फॉर म्यूचुअल इंटरेक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स और इनर्ट एटम्स। बेसिकली ये क्या होते हैं हमारे पास वीक फोर्सेज, ठीक है, दैट अकाउंट फॉर म्यूचुअल इंटरेक्शन, दैट अकाउंट फॉर म्यूचुअल इंटरेक्शन between molecules or inert atoms. Okay, so weak electrostatic attraction is due to the unsymmetrical electrical charges in the electrical neutral atoms or molecules. Intermolecular forces account for the property of liquids and many molecular solids ranging from small molecular weight up to the polymers. जो इंटरएटॉमिकल बॉन्ड्स होते हैं दैट डू नॉट इन्वॉल्व द ट्रांसफर और शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन द एटम्स, ना ही तो इसके अंदर ट्रांसफर होते हैं, सिंपली हम बात करें, ना ही इसके अंदर शेयरिंग होती है, दोनों चीज़ें नहीं होती इसके अंदर, ट्रांसफर भी नहीं होता इलेक्ट्रॉन का और शेयरिंग भी नहीं होती इलेक्ट्रॉन की, ओके। सो इन दिस वी हैव अ 3 टाइप्स, तो इसकी क्या हमारे पास 3 टाइप्स हैं। पहली कौन सी है, डिस्पर्जन बॉन्ड्स, दूसरी कौन सी है, डाइपोल बॉन्ड, एंड थर्ड वन इज द हाइड्रोजन बॉन्ड, okay, dispersion, dipole and hydrogen bonds, okay. So in the upcoming lecture we will talk about the van der Waals bonds in detail, okay, and its 3 types, dispersion bond, dipole bond and the hydrogen bond. So up to now if you have any confusion or doubt you may ask, otherwise we are concluding today's lecture. No doubt, sir. Okay.